हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। द कंपनी बिकम द दीवान। देखिए 12 अगस्त और 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। और ये हुआ था, ये जो मतलब जो घोषित करा था, ये रॉबर्ट क्लिफ के टेंट में करा था। मतलब उसका रॉबर्ट क्लिफ का जो ऑफिस था या टेंट था उस वहाँ करा था। मतलब कुछ इंग्लिश मैन थे, फ्यू इंग्लिश मैन और कुछ इंडियंस थे एज ए विटनेस के तौर पर। और ये जो है मतलब रॉबर्ट क्लिफ ने एक व्यक्ति रखा था, एक पेंटर रखा था कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको ना, तो उसकी पेंटिंग बना ले। तो उसने एक पेंटर रखा था तो उसने उस जो इंसिडेंट हुआ था उसकी पेंटिंग बनाई थी। कंपनी को दीवान बना तो दिया था। अब कंपनी को, अब सारा कंट्रोल जो है वो ज़मीन का वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और उनसे वो एक रायसा रास्ता ढूंढना था ज़मीन के तौर पर कि अब वो उससे मतलब रेवेन्यू भी इकट्ठा कर पाए, टैक्स भी इकट्ठा कर पाए, ताकि उनके सारे खर्चे निकल पाएँ और जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, खरीदने बेचने वाला बिज़नेस, वो भी सही से चल पाए। अब समय के साथ कंपनी को ये तो समझ में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि उन्हें काफ़ी सावधानी बरतनी है। अब काफ़ी सावधान होना है, बाहरी ताकतों से भी सावधान होना है। और जो आप पिछले पास्ट में जो राजा रह चुके, राजा मतलब जो पिछले आ, जिनके हाथ में कंट्रोल था, जो कंट्रोल कर चुके हैं, उनसे सावधान रहना है। उन्हें मतलब उन्हें कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता, मतलब उन्हें जान से नहीं मार सकते। फिर ये काम होगा कैसे? तो कंपनी ने तो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि कंपनी ने डिसाइड करा कि कौन कौन से रेवेन्यू टैक्स टैक्स लगाए जाएंगे और कौन कौन सी खेती करेंगी। और फिर ये सब कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस इसमें बताए गए हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। देखिए कंपनी अब दीवान तो बन गई थी, मतलब वेस्ट बंगाल की। अब बट वो अभी भी अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में, मतलब अभी भी अब वो अपने आप को बिजनेस में नहीं समझती थी। और वो लार्ज रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा इनकम करना चाहती थी। तो उसने क्या करा कि इंक्रीज, मतलब रेवेन्यू कई सारे टैक्सेस बढ़ा दिए। और वो चाहती थी टैक्स ज़्यादा बढ़ाएं, बट जो उसके कॉटन है, मतलब सस्ते में कॉटन और सिल्क खरीदें। और 5 साल के अंदर अंदर ही क्या हुआ कि जो सामान जो रुपए में मिलता था, 5 साल के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल में बंगाल आया तो प्राइजेस डबल हो गई थी। और 1765 के पहले कंपनी क्या करती थी, वो इंडिया में जो सिल्क और कॉटन खरीदती थी, वो गोल्ड और सिल्वर के बदले खरीदती थी। बट जब जब से वो बंगाल के दीवान बनी थी, तो वो क्या करने लगी कि वहीं के रेवेन्यू से ही वो सामान खरीदती थी और इंग्लैंड लेकर जाती थी। मतलब अब इंग्लैंड का सोना चांदी यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है उनको कॉटन के लिए। मतलब टैक्स के पैसे से ही वो अपने सारे खर्चे निकालती थी और सारे गोट, और यहीं से माल खरीदकर इंग्लैंड ले जाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब कंट्रोल में जब बंगाल आया, तो कुछ ही टाइम पर जो बंगाल की इकोनॉमी हालत बहुत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए। और जो कारीगर लोग हैं वेस्ट बंगाल के कारीगर लोग हैं, वो गांव छोड़कर भागने भागने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपने जो सामान है, जो भी काम करते थे, बहुत ही लो दामों में कंपनी को बेचना पड़ता था। और जो पीजेंट किसान हैं, जो कारीगर लोग हैं, वो उनका टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, इतने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे। और जो कारीगर लोग हैं और कारीगर और जो किसान लोग हैं, और इसमें खेती पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और 1770 तक इतनी मतलब ख़राब हालत हो गई थी, भुखमरी आ गई थी, जिसमें से 10 मिलियन लोग मारे गए थे। 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़ लोग। टेक 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, जो कि उस टाइम की पॉपुलेशन का 1/3 था। मतलब 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखिए जब इकोनॉमी खतरे में थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा फिर एक ही रास्ता है कि इकोनॉमी को सही करने का, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्री तो इसके लिए क्या करा जाए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक
1793 में एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता था कि इसमें एक जो गाँव के लोग बाग हैं उनके लिए एक फ़िक्स्ड मतलब फ़िक्स्ड रेवेन्यू, फ़िक्स्ड टैक्स फ़िक्स कर दिए कि आपको अब हमेशा इतना ही टैक्स देना है। जो इसके जो टैक्स कलेक्ट है मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाले कौन थे? वो राजा थे और तालुकदार थे। उनको ऐसा रिकॉग्नाइज़ कर दिए ज़मींदार मतलब ज़मींदार के तौर पर उन्हें ये पोस्ट दे दी गई कि अब आप गाँव वालों से कलेक्ट इकट्ठा करो और कंपनी को बाद में इसको कलेक्ट करने के बाद कंपनी को पे करना है और ये फ्यूचर में भी फिक्स रहेगा। तो इसके लिए तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ये थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अब हमें कंटिन्यू रेवेन्यू आता रहेगा और इससे जो गाँव के लोग हैं और जो बाकी के इंडियंस लोग हैं उनको भी ये अब सहूलियत रहेगी कि अब हमें एक फ़िक्स टैक्स ही पे करना है फ्यूचर में भी।